हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सर्वेइंग वन सब्जेक्ट का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं और सेकंड लेक्चर में सेकंड चैप्टर है। चेन सर्वेइंग चैप्टर का नाम है। पहले दिन हमने किया था इंट्रोडक्शन पार्ट। थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं कि पहले दिन हमने क्या किया था, पहला लेक्चर क्या पढ़ा था हमने। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट सर्वेइंग का किया था। सर्वेइंग होता क्या है, सर्वेइंग के बारे में जाना था, सर्वेइंग लेवलिंग के बारे में जाना था, सर्वेइंग के यूजेज के बारे में जाना था, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, पर्पस क्या है सर्वेइंग करने का, क्या पर्पस के कारण हम सर्वेइंग करते हैं। उसके बाद हमने देखा था, क्लासिफिकेशन किया था सर्वेइंग का कि कितने टाइप्स के सर्वेइंग हैं, कितने क्लासिफिकेशन होते हैं। उसके बाद लास्ट में हमने देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग करने के बाद वो चैप्टर क्लोज हो गया था, लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया था। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का शुरुआत, और चैप्टर का नाम है चेन सर्वेइंग। ये पहला एक क्लासिफिकेशन है, ये पहला टाइप है और जब सबसे बेसिक टाइप है सर्वेइंग का। इसके बगैर हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पहला इसको जानना ज़रूरी है। चेन सर्वेइंग हर जगह, चाहे वो आप दूसरे भी सर्वेइंग के टाइप्स करो, चेन सर्वेइंग होना ज़रूरी है, वो उसका यूज आएगा। तो हम सबसे पहले आते हैं कि चेन सर्वेइंग होता क्या है। ये मैंने लिख रखा है, चेन सर्वेइंग क्या होता है। चेन सर्वेइंग सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि इंस्ट्रूमेंट के आधार पे हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। कई तरह के क्लासिफिकेशन थे, 4 टाइप्स के मैंने बताए हुए थे। एक टाइप बताया था इंस्ट्रूमेंट के आधार पे। हम अगले जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे या मेन जो क्लासिफिकेशन होता है वो इंस्ट्रूमेंट के आधार पे ही होता है। तो जैसे चेन सर्वेइंग एक इंस्ट्रूमेंट के आधार पे एक क्लासिफिकेशन है सर्वेइंग का। तो जैसा मैंने पहले बताया था, इंस्ट्रूमेंट के आधार पे है, तो इसका मतलब है कि मेन इंस्ट्रूमेंट उसका चेन है, इसलिए उसका नाम चेन सर्वेइंग रखा गया। तो यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मेन इंस्ट्रूमेंट चेन है। तो हम ये सर्वेइंग जो करेंगे वो चेन के द्वारा करेंगे, और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट माइनर से इंस्ट्रूमेंट होंगे, बट मेजर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे चेन है। चेन के द्वारा हम सर्वे वर्क करेंगे। और चेन सर्वेइंग में ये करते हैं कि हम किसी बड़े एरिया को मापते हैं, बेसिकली ग्राउंड लेवल को हम चेन से उसके मेजरमेंट लेते हैं। लीनियर मेजरमेंट उसको कहते हैं। लीनियर मेजरमेंट लेते हैं, लीनियर मेजरमेंट के बाद उसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करके फिर उसका हम एरिया निकाल लेते हैं। तो यही मेन मकसद है चेन सर्वेइंग करने का। चेन के द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं, और भी कुछ पेग्स होते हैं, रेंजिंग रॉड होते हैं, आगे मैं सब कुछ डिस्कस करूँगा। इन सब की मदद से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट ले लेते हैं उस पूरे एरिया का। और एरिया का मेजरमेंट लेने के बाद क्या करते हैं, ट्रायंगल्स के रूप में, फिर ट्रायंगल्स के साइड बनाकर फिर उसके मेजरमेंट लेकर फिर उसका एरिया, पूरे एरिया को, पूरे मतलब होल ग्राउंड का, अगर सपोज करो आप कर रहे हो सर्वेइंग, तो ग्राउंड का पूरा एरिया हम निकाल लेते हैं। तो यही होता है चेन सर्वेइंग में। इसमें कोई एंगल्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कोई एंगल्स हम नहीं मापते। अगर एंगल का मेजरमेंट हो गया तो फिर ये चेन सर्वेइंग नहीं कहलाएगा। फिर एंगल का मेजरमेंट के लिए हमें कॉम्पास की ज़रूरत होगी या फिर थियोडोलाइट की ज़रूरत होगी। अगर हम कॉम्पास यूज करते हैं तो वो कॉम्पास सर्वेइंग हो गया, अगर हम थियोडोलाइट यूज करते हैं तो थियोडोलाइट सर्वेइंग हो गया। तो यहाँ पे बेसिक, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है सर्वेइंग का, बेसिक फॉर्म है। यहाँ पे कोई भी एंगल मेजरमेंट नहीं है, यहाँ सिर्फ लीनियर मेजरमेंट, आप सीधा डिस्टेंस मापना है। मैं सीधा बताता हूँ कि एक ग्राउंड ले लिया, ग्राउंड को कई सारे ट्रायंगल्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब ट्रायंगल्स, जितने भी ट्रायंगल्स हमने डिवाइड किया, सब के साइड्स के मेजरमेंट मापने हैं। और मापने के लिए क्या हम यूज करेंगे, तो चेन का सबसे मेन चेन है। चेन के अलावा थोड़े बहुत जो छोटे छोटे मेजरमेंट होते हैं टेप से भी मापते हैं, लेकिन टेप यहाँ पे माइनर है। मेजर जो है मेजरमेंट का तरीका है वो चेन है, इसलिए हमारा नाम सर्वेइंग का नाम है यहाँ पे चेन सर्वेइंग। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, जो मैंने बताया वही चीज़ है। इट इज़ द मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच द एरिया इज डिवाइडेड इनटू नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स। वही बात जो मैंने बताया वही है कि ये एक ऐसा मेथड है सर्वेइंग का जहाँ पे एरिया को डिवाइड कर देते हैं, क्या चीज़ में, ट्रायंगल्स में। ट्रायंगल्स में हम एरिया को डिवाइड कर देते हैं। एंड द साइड्स ऑफ वेरियस ट्रायंगल्स आर मेजर्ड डायरेक्टली इन द फील्ड विद द चेन। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या है कि हम एरिया को ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद उसके साइड्स, जितने भी ट्रायंगल्स हैं उसके साइड्स को हम किसके द्वारा मेजर करते हैं, चेन के द्वारा। डायरेक्टली फील्ड पे हम चेन के द्वारा मेजर करते हैं, और टेप के द्वारा। टेप भी माइनर सा होता है। उसके बाद एंड नो एंगुलर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नो एंगुलर मेजरमेंट आर टेकन। अगर हमने एंगुलर मेजरमेंट ले लिया तो एंगुलर मेजरमेंट के लिए हमें कॉम्पास की ज़रूरत होगी, और कॉम्पास की ज़रूरत जब भी हम कॉम्पास यूज कर देंगे तो वो फिर चेन सर्वेइंग नहीं कहलाएगा, कॉम्पास सर्वेइंग कहलाएगा। कॉम्पास सर्वेइंग में भी चेन की यूज होती है, वहाँ पे भी हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं और साथ साथ एंगल का भी मेजरमेंट करते हैं। इसलिए ये दोनों डिफरेंस है कि वहाँ पे यहाँ पे कोई भी एंगुलर मेजरमेंट नहीं कहेंगे। अगर हमने गलती से लिख दिया कि एंगुलर मेजरमेंट भी लिया जाता है तो ये पूरा गलत हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है और इस बात को मेंशन करना है अपने डेफिनेशन में कि एंगुलर मेजरमेंट नहीं किया जाता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ सर्वेइंग एंड इज मोस्ट suitable when the area to be surveyed is small in extent and is fairly level। इसका कहने का मतलब है कि ये सबसे सिंपलेस्ट सर्वेइंग है, सबसे बेसिक फॉर्म है। ये हर मतलब आप एज ए सर्वेयर इसको तो पता होना ही चाहिए, इसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। तो इसका यूज हर सर्वेइंग, चाहे कोई भी सर्वे वर्क करो, आपको चेन सर्वेइंग का यूज होगा ही होगा। तो फिर ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। और इसको कब करते हैं? जब छोटा सा एरिया, बहुत बड़ा सा एरिया अगर हो तो आप चेन के द्वारा कितना मापोगे, तो फिर हम उसके लिए फिर कोई और टेक्नोलॉजी अपडेट करेंगे, कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जो दूर तक के एरिया को माप सके। तो लेकिन जब अगर एरिया छोटा सा हो और फेयरली लेवल, ज़्यादा उबर खावर ना हो, फेयरली लेवल हो, तो फिर क्या करेंगे हम? इस बेसिक फॉर्म जो चेन सर्वेइंग है उसी को हम कंसिडर करेंगे, उसी को हम करेंगे। चेन सर्वेइंग के द्वारा ही हम ट्रायंगल्स में डिवाइड करके उसके बाद फिर हम कर लेंगे। तो ये आपका डेफिनेशन है, आप इसको आराम से लिख सकते हो, वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप ज़रूर लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। जैसा मैंने इसके डेफिनेशन में ही बता दिया कि आपको ट्रायंगल्स डिवाइड करके किसी बड़े एरिया को ट्रायंगल्स में डिवाइड करके उसके बाद उसके साइड को माप के फिर उसके एरिया को निकालना है। तो ऐसा ही करना है, यही इसका प्रिंसिपल भी है। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, देख लो। द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग इज टू डिवाइड द एरिया टू बी सर्वेड इनटू अ नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड ट्रायंगल्स एज ए triangle is the only simple figure that can be plotted from the lengths of its sides measured in the field। क्या मैंने बताया कि चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है कि एरिया, जो भी एरिया को हमें सर्वे करना है उसको हम ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेंगे। ट्रायंगल्स में डिवाइड करने के बाद उसके लेंथ को, उसके साइड्स के जो भी ट्रायंगल, मान लो एक ग्राउंड का हम सर्वे कर रहे हैं और उसमें हमने 10 ट्रायंगल बना दिया, तो 10 ट्रायंगल्स के 3-3 साइड होंगे, एक ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, पता है आपको। तो सभी साइड का मेजरमेंट करना है और आपको मेजर करके लिखते जाना है। फिर उसके क्या करेंगे, फिर हम अलग अलग ट्रायंगल्स का अलग अलग शेप होगा, अलग अलग साइड होगा, तो सभी ट्रायंगल्स के 10 ट्रायंगल्स के हम एरिया निकाल लेंगे और फिर बाद में हम उसको ऐड कर लेंगे, तो पूरा होल ग्राउंड का एरिया हमें पता चल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है और ये इसलिए हम ट्रायंगल बना के करते हैं कि सबसे सिंपल फिगर होता है ट्रायंगल, जो हमें और भी, जैसे ट्रायंगल के अलावा अगर हम रेक्टेंगुलर बना लें तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा ग्राउंड रेक्टेंगल शेप में है या स्क्वायर शेप में है, ये सब ज़रूरी नहीं है ना, हमारा सारा प्लॉट स्क्वायर में ही हो या रेक्टेंगल शेप में ही हो। अगर स्क्वायर शेप में है या रेक्टेंगल शेप में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम स्क्वायर ही कर लेंगे। बट एरिया कुछ भी शेप में हो सकता है, तो उसको हम बेटर है कि ट्रायंगल्स में डिवाइड करके कर लें। अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में भी है तो हम ट्रायंगल्स बना के कर सकते हैं, बट अगर ये दिख रहा है, मुझे सब कुछ पता है कि ये रेक्टेंगुलर शेप का ही है, तो फिर हम उतना डायरेक्ट रेक्टेंगल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट चेन सर्वेइंग का सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्रायंगल्स में हम डिवाइड कर लें, ट्रायंगल्स के साइड को माप लें, उसके बाद उसके एरिया को निकाल लें और एरिया को निकालने के बाद एरिया को ऐड कर दें, तो हमें टोटल एरिया पता चल जाता है। सिंस ट्रायंगुलेशन फॉर्म्स द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग, द चेन सर्वेइंग इज ऑल्सो कॉल्ड चेन ट्रायंगुलेशन। कभी कभी हम चेन ट्रायंगुलेशन भी कह देते हैं, क्योंकि चेन सर्वेइंग को करने का एक ही तरीका है, आप ट्रायंगल्स बना के ही करना है। इसका बेसिक फॉर्म ही है। अगर हम चेन सर्वेइंग करने जा रहे हैं तो हम ट्रायंगल्स बनाएंगे 3 साइड्स के, अगर 3 साइड से ज़्यादा हम ले रहे हैं तब वो ट्रायंगुलेशन नहीं हुआ, तो फिर उसको हम ट्रैवर्सिंग, लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ था, ट्रायंगुलेशन और ट्रैवर्सिंग दो, ये भी एक क्लासिफिकेशन है सर्वे करने का। तो ट्रायंगुलेशन भी
ट्रायंगुलेशन अगर हम 3-3 साइड करके बना के करते हैं, ट्रायंगल बना बना के करते हैं, तो उस तरह के सर्विंग को क्या कहते हैं? ट्रायंगुलेशन सर्विंग कहते हैं। अगर हम 3 साइड से ज़्यादा कर रहे हैं, मान लो 4 साइड हो गया, 5 साइड हो गया, 6 साइड हो गया, तो हम उसका नाम फिर ट्रायंगुलेशन सर्विंग हो जाएगा। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान रखना है। और इसके बाद फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके। इसको मैं रफ करके फिर से इसको बताता हूँ कि किस तरह से आपको करना है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे करेंगे ट्रायंगल फॉर्म। मान लो जैसे मैंने बहुत आसान सा ग्राउंड है, एक रेक्टेंगल टाइप का ग्राउंड है, इस तरह का ग्राउंड है। तब तो आपके लिए बहुत आसान है, आप चाहो तो डायरेक्ट एक साइड ये और एक साइड ये माप के हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन हमें मालूम, मैंने बोल दिया कि आपको चेन सर्विंग के हिसाब से ही करना है, ट्रायंगल बना बना के ही करना है। तब क्या करोगे? तो हम कलर चेंज कर देते हैं। तो क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्रायंगल ये बनाएंगे। ये ट्रायंगल नंबर 1 हो गया। सपोज करो ये ट्रायंगल नंबर 2 हो गया। सपोज करो ये ट्रायंगल नंबर 3 हो गया। सपोज करो ये ट्रायंगल नंबर 4 हो गया। ये ट्रायंगल नंबर 5 हो गया। ये ट्रायंगल नंबर 6 हो गया। अब आप देखकर समझ सकते हो कि हमने छोटे छोटे ट्रायंगल्स में 6 भागों में बांट दिया इस प्लॉट को। और फिर क्या करेंगे, सभी साइड्स को निकालेंगे। अब ट्रायंगल 1 का 3 साइड कौन कौन सा है? 1 2 3। ट्रायंगल 2 का 3 साइड कौन सा है? 1 2 3। अब देखो इस ट्रायंगल का जब हमने पहले वाले ट्रायंगल्स में निकाला था, तो तीसरा साइड और इसका तो एक बार हमें इसकी मेजरमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों साइड सेम ही है। फिर जब हम तीसरे वाले ट्रायंगल में जाएंगे, तो तीसरे वाले में क्या आएगा? 1 2 3। अब देखो इसका जो दूसरे वाले का तीसरा साइड था और तीसरे वाले का पहला साइड है, वो सेम ही है। तो साइड इसकी फिर से मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मेजरमेंट सेम लिख दो। इसी तरह से सारे साइड्स का हम मेजरमेंट करते जाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, सबका एरिया निकाल के ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 2 प्लस सो ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस केस में 6 करने से टोटल एरिया हमें निकल जाएगा। ठीक है, ये तो आसान सा फिगर था। अगर ग्राउंड कुछ इस तरह से हो, कुछ भी ग्राउंड का फिगर हो, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे तो मान लो मेरे पास ऑप्शन था कि हम रेक्टेंगल का एक लेंथ और ब्रेथ निकाल के डायरेक्ट हम रेक्टेंगल के उतने ये में ट्रायंगल्स में डिवाइड करके 6 बार नापें। उससे बेटर है कि एक ही बार लेंथ ले लिया, एक बार ब्रेथ ले लिया और सीधा रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दिया एरिया का। लेकिन जब शेप इरेगुलर हो, हमें ना पता हो कि ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या कोई और क्या शेप है, तो हम क्या करेंगे? लेकिन हमें बाउंड्री पता है, बाउंड्री तो पता होना चाहिए। तो हम इस शेप में क्या करेंगे कि यहाँ पे भी हम ट्रायंगल्स बना बना के, थोड़ा बहुत आएगा साइड्स में दिक्कत, बट उसको इग्नोर हम कर सकते हैं। मान लो एक साइड ये ले लिया हमने, दूसरा ट्रायंगल
दूसरा ट्रायंगल ये ले लिया, तीसरा ट्रायंगल यहाँ पे ले लिया, चौथा ट्रायंगल यहाँ पे ले लिया, पांचवा ट्रायंगल इसको जोड़ लो, छठा ट्रायंगल इसको ले लिया, सातवां ट्रायंगल कहीं से कहीं पे मिला दो, आठवां ट्रायंगल, नौवां ट्रायंगल, और अगर आप चाहो तो इसको भी एक छोटा सा ट्रायंगल ले सकते हो। अब इस फिगर में देखिए कि आपके पास कितने ऑप्शन बन गए। आप अगर जगह है, मान लो आपको लग रहा है, तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल ले सकते हो। अगर मान लो नहीं पॉसिबल है तो मत लीजिए। इस फिगर के हिसाब से कितने ट्रायंगल्स बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ट्रायंगल्स बने। इस 12 ट्रायंगल्स का हम ईजली लेंथ, इस पूरे जो पहला जो ग्राउंड सा बनाया था मैंने, जो इरेगुलर शेप में था, उसका हम नहीं ले सकते थे, उसका हम एरिया नहीं बना सकते थे, उसका पता ही नहीं चलता इधर से लिया उधर से लिया क्या है शेप। बट हमने इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, इसको 12 ट्रायंगल्स में। आप और भी छोटे छोटे, आपकी मर्जी है, आप छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दो और फिर हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। हर ट्रायंगल का एरिया निकलेगा, हर साइड को हम कैलकुलेट करेंगे। मान लो ट्रायंगल नंबर 3 है, ट्रायंगल नंबर 3 का साइड 1 है, 2 है, 3 है, इसको आपने कर लिया, साइड निकाल लिया। फिर एंगल नंबर 2 है, तो इसका एक साइड तो पता ही है, ये वाला है ना, ये सेम नहीं है, ये इसका साइड बड़ा है, तो एक साइड ये 2 3। तो इस तरह से आप हर ट्रायंगल का साइड निकालते निकालते और हर ट्रायंगल का एरिया निकालते हुए लास्ट में क्या कर सकते हो, सबके एरिया को ऐड करने के बाद एरिया ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ट्रायंगल 2, चाहे वो कितना भी ट्रायंगल हो, एरिया एंड ट्रायंगल्स में लिख देता हूँ, टोटल एरिया निकल जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत ये साइड में जैसे माइनर सा है तो उनको भी हम ट्रायंगल्स के रूप में ले सकते हैं। सपोज करो ये भी एक छोटा सा ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल नंबर 13 ले लिया, ज़रा सा एरिया अगर छूटता है तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं थोड़ा सा। और इन जो छोटे छोटे पार्ट हो जाते हैं तो इन सब का मेजरमेंट हम टेप के द्वारा कर लेते हैं। अब ये मैंने ये छोटा सा दिखाया, बट ये इसका लेंथ 50 मीटर भी हो सकता है, इसका लेंथ 100 मीटर भी हो सकता है, 200 मीटर भी हो सकता है। तो इस तरह से इतने बड़े बड़े लेंथ हैं कि वो टेप के द्वारा ही हम फिजिबल होगा, वो बहुत इजी से हम माप सकते हैं। टेप में एरर की चांसेस कम हो जाते हैं, टेप में बोल रहा हूँ, चेन में एरर की चांसेस कम हो जाते हैं। टेप के द्वारा छोटे छोटे मेजरमेंट लेंगे, बट चेन जहाँ पे बिग मेजरमेंट है 50 मीटर से 100 मीटर 10 मीटर भी है, तो अलग अलग तरह के चेन आते हैं, वो चेन हम कंसिडर करेंगे। जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे बिग चेन, मतलब 20 मीटर 30 मीटर वाला चेन यूज़ करेंगे, जहाँ कम की ज़रूरत है वहाँ पे छोटे चेन के। इसमें एरर कम आएगा और हमारा फिजिबल सही आएगा, सही रिजल्ट आएगा। और जहाँ छोटे, जैसे 13 नंबर है तो ये बहुत छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, 12 नंबर बहुत छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, इसके साइड्स बहुत कम बनेंगे, तो यहाँ पे हम टेप का यूज करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इसका कोई, जैसे इसका जो एंगल है वो भी बहुत ज़्यादा ना हो और ना बहुत कम हो, इससे डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक था। ये प्रिंसिपल आपको समझना बहुत ज़रूरी है, चेन सर्वेइंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी के द्वारा आप प्रैक्टिकल वर्क जब करोगे अपने लैब्स में
तो बहुत आपको क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से करना है। कि ग्राउंड, बड़े से ग्राउंड, मान लो आपके कॉलेज का बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, उस ग्राउंड को आपने ट्रायंगल्स में पहले तो उसका एरिया ले लिया कि बाउंड्री कौन कौन सा है, कि कितना दूर हमें करना है। उसके बाद फिर हम उसको ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेंगे पूरे ग्राउंड को, और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड करने के बाद फिर हम उसके साइड्स को देखेंगे। साइड्स मेजरमेंट करने के बाद फिर हम उसके एरिया को निकाल के फिर सारे एरिया को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा प्रिंसिपल। नेक्स्ट आते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन सर्विंग। आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहीं पे कोशिश करूँगा जवाब देने की, या फिर आपको बाद में इसका लेक्चर बना के फिर से मैं दे सकता हूँ, या फिर किसी अदर ऐप पे अगर अवेलेबल होगा तो मैं लाइव ऑनलाइन आकर वहाँ पे भी क्लियर कर सकता हूँ। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट used in chain surveying। सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट आपको पता है क्या है? चेन है। मैं डिटेल्स में आऊँगा। इसके बाद और एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? टेप है। चेन और टेप के बाद भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं कि मतलब जो अभी तक मैंने नहीं बताया है, लेकिन आपको चेन सर्विंग करने टाइम वो सब की यूज होगी। एरो एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। रेंजिंग रॉड, रेंजिंग रॉड के आगे आता है ऑफसेट रॉड। ऑफसेट रॉड के बाद है पेग्स। इसके बाद आ जाता है ऑप्टिकल स्क्वायर। इसके बाद आ जाता है क्रॉस स्टाफ। प्लम बॉब। तो ये 9 और हैमर वगैरह भी यूज होता है थोड़ा बहुत, तो मैं उतना नहीं लिख रहा हूँ। ये 9 इम्पॉर्टेंट है। ये सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। चेन और टेप मेजरमेंट के समय सब यूज होगा। एरो का भी यूज होगा। रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रॉड, पेग्स, ऑप्टिकल स्क्वायर, क्रॉस स्टाफ और ऑप्टिकल स्क्वायर। ये दोनों, मान लो हमें कोई परपेंडिकुलर निकालना है तो यहाँ पे तो हमें एंगुलर मेजरमेंट तो कर नहीं रहे हैं, तो एंगुलर मेजरमेंट किया तो यहाँ बिल्कुल कर नहीं सकते। तो हमें अगर मान लो फिर भी हमें परपेंडिकुलर कुछ चाहिए, तो फिर एक इंस्ट्रूमेंट है, 2 इंस्ट्रूमेंट नाम है ऑप्टिकल स्क्वायर और क्रॉस स्टाफ, जिसके द्वारा हम कोई भी पॉइंट को परपेंडिकुलरली हम ले सकते हैं। तो ये जब हम ऑपरेशन वाला पार्ट में आएंगे तो वहाँ पे ऑफसेट्स निकालना होता है। ऑफसेट्स क्या है ऑपरेशन, उसमें मैं पूरे डिटेल्स में जाऊँगा। तो वहाँ पे ये आएगा ऑप्टिकल स्क्वायर और क्रॉस स्टाफ, और लास्ट है प्लम बॉब। तो ये सब आएगा और इसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। इसको मैं स्क्रीन शेयर करके ज़्यादा बेहतर तरीके से बताऊंगा अभी स्क्रीन शेयर करके कि चेन क्या है, कितने टाइप्स के चेन है, उसके फिगर फिर मेंशन करके उसके फिगर में मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या उसमें यूज किया गया। बहुत सारे चेन में भी बहुत सारे टर्म्स यूज करते हैं, मतलब उनके ये निशानी देते हैं कि वो 1 मीटर पे है, 2 मीटर पे है कि 5 मीटर पे है, तो वो सब यूज करेंगे। तो वो सब मैं बता पाऊँगा वो फिगर में मेंशन करके। टैप के बारे में भी बता दूंगा, सब एक एक करके सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करके इनका पूरा डिटेल्स करता हूँ, ठीक है। तो फिर इसके बाद मैं स्क्रीन पे आ तो चलिए हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं चेन सर्वेइंग में। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे।
यहाँ बुक में दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर चेनिंग। एक्चुअली चेन सर्वेइंग में चेनिंग एक प्रोसेस है, तो मेनली चेनिंग में ही यूज करते हैं हम ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट। तो देखते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, और ये जो मैंने 2 पेन से मेंशन किया हुआ है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये दोनों राइट एंगल मापने के लिए यूज करते हैं। तो चेनिंग में इसका यूज होता नहीं है, ये ऑफसेटिंग में यूज होता है। ये दोनों प्रोसेस है, चेनिंग और ऑफसेटिंग चेन सर्वेइंग का। तो चेन सर्वेइंग में ही अल्टीमेटली सारे यूज कर सकते हैं, तो सब लिख सकते हैं कि चेन सर्वेइंग में यूज होता है। बट चेनिंग में इतने ये 6 इंस्ट्रूमेंट होते हैं यूज, और ऑफसेटिंग में ये दोनों इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो देखते हैं एक एक करके आते हैं कि क्या क्या है। पहला इंस्ट्रूमेंट है चेन, सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट चेन सर्वेइंग का, जिसके आधार पर चेन सर्वेइंग का नाम रखा गया है। तो ये चेन है, देख सकते हैं आप फिगर में। इसमें चेन में क्या होता है कि लिंक्स बने होते हैं, स्टील के लिंक्स होते हैं जिसका डायमीटर 4 मिलीमीटर है, मेंशन किया गया है। 4 मिलीमीटर डायमीटर के लिंक्स बने होते हैं, और ये बना किससे होता है? गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील से। तो स्टील के लिंक्स बने होते हैं, एक दूसरे लिंक से जुड़ा हुआ रहता है। ये सारे लिंक्स हैं, देखिए एक लिंक यहाँ पे एक है, और ये फिर दूसरे लिंक से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये लिंक है और ये जुड़ा हुआ रहता है। इसको मैट्रिक चेन बोलते हैं। और लास्ट में दोनों साइड में हैंडल होता है, दूसरा साइड यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, पूरा चेन नहीं दिखाया गया है, एक साइड दिखाया गया है, हैंडल होता है, और उसके बाद ये लिंक्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। चाहे वो कितना बड़ा भी चेन हो, तो वो लिंक्स में जुड़ा हुआ रहता है। अब देखते हैं चेन के फिक्स नंबर, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज कंपोज्ड ऑफ ए फिक्स्ड नंबर ऑफ पीसेस ऑफ गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर 4 मिलीमीटर इन डायमीटर नोन एज लिंक। लिंक से जुड़ा हुआ रहता है। द एंड ऑफ ईच लिंक आर बेंट इनटू अ लूप एंड कनेक्टेड टुगेदर बाय मींस ऑफ 3 ओवल और सर्कुलर रिंग्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सर्कुलर रिंग बना हुआ है लास्ट में, और उससे वो जुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरा लिंक जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसी तरह का चेन होता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ चेन। तो चेन के टाइप, 2 मेन चेन के टाइप होते हैं, मैट्रिक सर्वेइंग चेन और नॉन मैट्रिक सर्वेइंग चेन। जो हम इंडिया में यूज करते हैं इंजीनियरिंग सर्वे के लिए, वो 2 तरह के प्रेस्क्राइब्ड हैं, 20 मीटर और 30 मीटर। 20 मीटर मैट्रिक चेन हम यूज करते हैं। इंडिया में ज्यादातर नॉन मैट्रिक चेन नहीं यूज होता है इंडिया में मैट्रिक चेन यूज करते हैं। और मैट्रिक चेन में भी 2 तरह के हैं, कई तरह के 5 मीटर में भी आते हैं, बट हम जो यूज करते हैं और प्रेस्क्राइब्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, तो वो क्या है 20 मीटर और 30 मीटर का। तो हम देखते हैं कि मैट्रिक सर्वेइंग चेन क्या है और 20 मीटर और 30 मीटर में क्या फर्क है। पहले लाइन में लिखा हुआ द मैट्रिक सर्वेइंग चेन इज 20 और 30 मीटर इन लेंथ। ईच मीटर लेंथ इज डिवाइडेड इनटू 5 लिंक्स। 5 लिंक्स, एक मीटर में 5 लिंक होते हैं, और एक लिंक का जो लेंथ होता है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो इसका मतलब है कि 1 मीटर का लेंथ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो टोटल जो 20 मीटर का चेन है, और 1 मीटर में कितने लिंक होते हैं? 5 लिंक होते हैं। तो टोटल 20 मीटर चेन में कितने लिंक हो गए? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपके छोटे से क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि प्लीज टेल मी द टोटल लिंक इन 20 मीटर चेन और 30 मीटर चेन। आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन बन जाते हैं। और कई बार न्यूमेरिकल आगे करोगे तो वहां पे चेन का लेंथ जो है वो लिंक में मेंशन कर देंगे। आपको ये नहीं बताएंगे कि 20 मीटर का चेन है या 30 मीटर का, आपको मेंशन कर देंगे कि लिंक है, ये इतना लिंक का चेन है। तो आपको समझ जाना होगा कि ये 20 मीटर का। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 1 मीटर में 5 लिंक है। 1 मीटर में 5 लिंक है, L से डिनोट करता हूँ। तो 20 मीटर में कितने लिंक हो जाएंगे? 5 इंटू 20 मतलब 100 लिंक। ठीक है, और ऐसे ही 30 मीटर चेन में 150 लिंक। ये फिक्स है। आपको यहां पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन में लिंक में भी रह सकता है। एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा सा रफ करके फिर से रिपीट कर देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
क्या मैंने बताया कि दो तरह के चेन होते हैं, 20 मीटर और 30 मीटर के। 1 मीटर में 5 लिंक होते हैं, और इसका मतलब है कि 20 मीटर में 100 लिंक होंगे, और 30 मीटर में कितना लिंक हो जाएंगे? 150 लिंक हो जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर में 5 लिंक होंगे, 20 मीटर में टोटल 100 लिंक हो जाएंगे, 30 मीटर में टोटल 150 लिंक हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं कि हर मीटर पे और हर 5 मीटर पे कुछ ना कुछ मेंशन किया रहता है, जो जिससे हमें पता चल सके। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा टैली बना हुआ है। अगले में मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ तो वहां पे आपको पता चलेगा। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है मीटर चेन का, और मीटर चेन में ही 20 मीटर चेन का और 30 मीटर चेन का। ये देखिए दोनों चेन के साइड में 2 हैंडल बने होते हैं, ये लिंक से सारे कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो 5 मीटर पे या 50 मीटर पे एक इस तरह का टैली बनता है, इसको टैली बोलते हैं। ये छोटे छोटे टैली बने होते हैं, 5-5 मीटर पे टैली बने होते हैं। देखिए ये 5 मीटर का टैली का, और जो 5 मीटर और 15 मीटर पे जो टैली होता है वो एक तरह का होता है। इसका फिगर और इसके फिगर में थोड़ा सा फर्क है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 5 मीटर पे इस तरह का टैली बनता है, और 15 मीटर पे मतलब इस साइड से अगर इससे काउंट करें तो ये 5 मीटर पे है, और इस तरफ से भी काउंट करें तो ये भी 5 मीटर पे है। तो इसलिए 5 मीटर और 15 मीटर पे एक जैसा बनता है। तो आप अगर इधर से भी काउंट करो तो ये 5 मीटर पे है, और इधर से भी काउंट करो तो ये 5 मीटर पे है। ठीक है, और दोनों का बीच का जो है वो 15 मीटर पे बनता है। उसका कुछ बनने का, उसका डिजाइन कुछ अलग होता है, जिससे आपको पता है कि 15 मीटर, सॉरी मैं बोल दिया, 10 मीटर पे है मिडिल ऑफ द चेन। 20 मीटर का ये जो चेन है ये 20 मीटर का चेन है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो 10 मीटर पे कुछ इस तरह का बनेगा, जो कि आपको पता चल जाएगा कि 10 मीटर का है। ये मिडिल ऑफ द चेन रहेगा, इसका डिजाइन कुछ इस तरह का। ये तीनों इसको टैली बोलते हैं। अब यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि 5 मीटर पे ये है, फिर 5 मीटर पे इतना, फिर 5 मीटर पे 5 मीटर, टोटल 20 मीटर। और एक चीज और रहता है, सर्कुलर जो एक ब्रास का रिंग बना होता है, जो हर मीटर लेंथ पे होता है। ये गोल सा यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मतलब एकदम छोटा सा रिंग होगा इस टाइप का। तो ये क्या होगा कि हर मीटर पे होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया। ठीक है, और 5 मीटर पे जैसे ही आएगा तो 5 मीटर पे एक टैली बना होगा, फिर 10 मीटर पे इस तरह का एक टैली बना होगा। एक ही टैली होगा 20 मीटर के चेन में 10 मीटर पे, और जब 30 मीटर पे आएंगे तो देखेंगे कि 2 टैली है 10 मीटर पे भी। और ये जो रिंग है ये हर मीटर पे है, और ये टैली और रिंग जो आपको बताएगा कि ये 1-1 मीटर है या 5-5 मीटर है या 10 मीटर है, क्योंकि वहां लिखा हुआ नहीं रहेगा कि 1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया। जैसे हम टेप में देखते हैं या अपने स्केल में देखते हैं कि वहां पे मेंशन किया हुआ रहता है कि ये 1 मीटर का है, 2 मीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ कुछ नहीं मेंशन है, तो यहाँ पे आपको टैली और रिंग से पता लगाना होगा कि 1 मीटर ये लेंथ हो गया, या 2 मीटर लेंथ हो गया, या 10 मीटर लेंथ हो गया। ठीक है, तो हम आते हैं हम 30 मीटर वाले चेन में। यहाँ पे भी देखो तो 5 मीटर पे एक टैली है, और इस साइड से भी जब हम 5 मीटर पे आते हैं तो एक्चुअल अगर इधर से काउंट करते हैं तो ये 25 मीटर हो जाता है। टोटल लेंथ 30 मीटर का है। पहले 5 मीटर पे एक टैली है, जैसे यहाँ पे था, दोनों 5 मीटर पे, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, वो 5 मीटर का है। इसमें भी सेम है, इधर से भी 5 मीटर है, इधर से भी 5 मीटर है, और एक ही डायरेक्शन में अगर हम मापे तो ये 5 मीटर पे है, फिर ये 25 मीटर पे मिलेगा। यहाँ पे 5 मीटर पे था और फिर 15 मीटर पे था, एक जैसा टैली। फिर उसके बाद जैसा यहाँ 10 मीटर पे एक ही टैली था, यहाँ पे 10 मीटर और 20 मीटर पे एक जैसा टैली है। मतलब इधर से आप जाओ तो 10 मीटर, इधर से भी जाओ तो ये 10 मीटर पे है। लेकिन अगर एक डायरेक्शन में हम जाते हैं तो ये 10 मीटर और 20 मीटर पे, तो ये एक तरह का टैली है। और फिर मिडिल ऑफ द चेन
एक और टैली है 15 मीटर पे, इसका कुछ डिजाइन अलग है। तो ये तीनों आप डिजाइन से आप पता कर सकते हो कि पहले 5 मीटर पर एक है, सेकंड पे मतलब फिर 10 मीटर और 20 मीटर पर एक जैसा है, फिर 15 मीटर पे एक जैसा है। और जो मैंने छोटे से रिंग, ब्रास रिंग के बारे में बात किया था, वो ब्रास रिंग फिर हर ये पे रहेगा, हर मीटर पे रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन किया गया है ब्रास रिंग एट एवरी मीटर लेंथ। तो ये मेन चेन का डिजाइन है। बाकी आप लैब्स में अच्छी तरह से देख सकते हो, जब प्रैक्टिकल वर्क करोगे तो कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो दो तरह के चेन है, 20 मीटर चेन और 30 मीटर चेन, जो हम यूज करते हैं। और ये लिंक्स में कनेक्टेड होता है, बीच बीच में टैलीज होता है, इसको टैली बोलते हैं, इंडिकेट करने के लिए कि 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 25 मीटर, इसको इंडिकेट करने के लिए टैली लगे होते हैं। और हर मीटर पे एक रिंग लगा होता है। इन सबको आपको मेंशन करना है जब आपको ये पूछा जाएगा कि चेन क्या है, चेन में क्या क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा। ट्वेंटी मीटर 30 मीटर के चेन के अलावा एक स्टील बैंड होता है, जो हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, कहीं कहीं पे आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी एक चेन की तरह होता है, 20 मीटर और 30 मीटर लेंथ का। तो इस तरह से बैंड मतलब एक जैसा बना होता है, हम माप सकते हैं, लेकिन इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते। बाकी इसके बाद आते हैं नन मैट्रिक चेन में, जहां पे हमने मीटर का यूज किया था। इंडिया में मोस्टली जो भी मेजरमेंट होते हैं मीटर में करते हैं हम लोग, तो वहां पे 20 मीटर और 30 मीटर के चेन में यूज करते हैं। अब कुछ कंट्रीज जो है वहां पे मीटर का यूज कम करके फीट में यूज करते हैं, तो उनको हम नन मैट्रिक चेन बोलते हैं। उनमें भी टैली लगा होता है, जैसे इंडिया में वो 10 मीटर और 20 मीटर पे होता है। तो यहाँ पे जैसे 10 मीटर और 90 मीटर पे टैली है, फिर इस तरह का टैली है, फिर इस तरह का, फिर इस तरह का टैली है। 50 मीटर पे यहाँ ऐसा टैली है। तो एक फिट में या फुट में फिट में ये जो नन मैट्रिक चेन है, ये दो तरह के चेन है, गंटर्स चेन और इंजीनियर चेन। बस आपको नॉलेज रहना चाहिए, इनके बारे में हमें नहीं ज्यादा डिस्कस करना है क्योंकि हम ज्यादा यूज नहीं करते। गंटर्स चेन जो होता है, इसका 100 लिंक होता है। जैसे हमारे 20 मीटर चेन में 100 लिंक थे, यहाँ पे लिंक का साइज डिफरेंट होगा, लेकिन ये जान लो कि 100 लिंक का होता है गंटर्स चेन, और इसका टोटल लेंथ जो होता है 66 फीट होता है। सेकेंड है इंजीनियर चेन, ये 100 फीट का होता है और इसमें भी 100 लिंक होते हैं। तो ये दोनों फीट में है। ये 66 गंटर्स चेन जो है 66 का होता है, और ये 100 इंजीनियर चेन 100 फीट का होता है, और लिंक दोनों में बराबर होते हैं, 100 लिंक होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड आता है इंपॉर्टेंट, एक एरो। एरो क्या है? तो ये मार्किंग है, मार्किंग पिन है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मार्किंग और चेनिंग पिन। जब हम चेनिंग कर रहे होते हैं तो वो एक चेन जैसे चेन लेंथ खत्म हो गया, तो वहां पे मार्क करने के लिए, उस पॉइंट को मार्क करने के लिए हम एरो का यूज करते हैं। और एक और आता है पैग। पैग हम देखेंगे। एरो और पैग में डिफरेंस है कि एरो जो है वो स्टील का बना होता है, और पैग जो है वो वुड का बना होता है। अंतर यही है, दोनों का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो चेनिंग में हमारा यूज होगा एरो। इस तरह का एरो होता है, और इसका जो लेंथ होता है ये 40 सेंटीमीटर का होता है। तो बहुत ज्यादा हम इस पे फोकस नहीं करते हैं, एरो के बारे में जानना है बस। अब आते हैं टेप के ऊपर। टेप भी चेन की तरह है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, इस वजह से हम टेप का बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। टेप का यूज हम वहां पे करते हैं, मान लो लॉन्ग चेन लेंथ है तो हम चेन का करेंगे, लॉन्ग मेजरमेंट है तो हम चेन का करेंगे। लेकिन जहां पे शॉर्ट, मान लो छोटा सा एरिया बच रहा है, चेन के बाद 20 मीटर हो रहा है, वहां पे 22 मीटर हमको मेजरमेंट करना है, और हमारे पास चेन जो है वो 20 मीटर का है, तो 2 मीटर जो बच गया, तो उसके लिए फिर हम चेन ना यूज करके वहां पे हम टेप का यूज करेंगे। जहां पे शॉर्ट लेंथ लास्ट में जब बच जाता है तो उसके लिए टेप का, उसमें मेजरमेंट सही आएगा टेप में, क्योंकि हमारे पास जो चेन होता है वो फिक्स लेंथ का होता है 20 मीटर का। 22.2 मीटर सपोज करो है, तो
2 मीटर भी हम चेन में बता सकते हैं टैली और रिंग की मदद से, लेकिन जो पॉइंट में है 0.2 या 0.5 तो ये हम ठीक से मेजर नहीं कर पाएंगे, फिर एक अप्रोक्स वैल्यू लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास टेप है तो एग्जैक्ट वैल्यू हम बता सकते हैं। टेप भी कई तरह के होते हैं, लिनेन टेप, क्लॉथ टेप, मेटेलिक टेप, स्टील और इनवार टेप। मोस्टली हम स्टील टेप का यूज करते हैं, मेटेलिक टेप जो बोलते हैं, मेटेलिक और स्टील टेप का यूज करते हैं, क्लॉथ टेप और इन सब का यूज नहीं करते। बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जानना, बस ये है इतना ही जान काफी है। नेक्स्ट आते हैं हम रेंजिंग रॉड पे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमारे पूरे चेन सर्वे में बहुत यूज होगा इसका। रेंजिंग रॉड आर मेड ऑफ लाइट थिन एंड स्ट्रेट बम्बू और ऑफ वेल सीजन्ड वुड सच एज टीक, पाइन एंड देवदर etc. They are sawed with iron at the bottom and preferably surmounted with a clad about 25 cm square in size of red and white or yellow and white bunting. ठीक है। They are usually 3 cm in diameter, 2 मीटर और 3 मीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ जो है ये 2 मीटर या 3 मीटर की होती है और इसकी जो डायमीटर है ये 25 सेंटीमीटर की होती है। और इसमें जो बैंड बना होता है ब्लैक और रेड का, या तो ब्लैक रेड का होगा, ब्लैक मतलब व्हाइट और रेड का होगा, या फिर व्हाइट ब्लैक, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट होगा। ये रेड या ब्लैक दोनों में हो सकता है और यहाँ पे फिक्स है व्हाइट होगा। तो इस तरह से ये बना होता है। ब्लैक और व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, इस तरह से बना होता है। टोटल लेंथ जो है वो 2 से 3 मीटर का होता है। ऊपर एक फ्लैग माउंट होता है इसके ऊपर। ये सेकंड जो है ये ऑफसेट रॉड है, ये वाला रेंजिंग रॉड है। तो यहाँ पे ये फ्लैग ऊपर में होता है और इसके ये जो टोटल लेंथ है ये 2 से 3 मीटर का होता है। और इसमें जो कलरिंग किया रहता है व्हाइट रेड या फिर ब्लैक व्हाइट 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का एक होता है और इसको हम माउंट कर देते हैं इसको मार्किंग करने के लिए। ये इसलिए करते हैं कि हमें दूर से भी दिख सके, क्योंकि लॉन्ग हमें या तो बाउंड्रीज को मार्क करने के लिए पॉइंट को, एरोज जो हम यूज करते हैं वो छोटे छोटे मार्किंग, जब चेन यूज करते हैं तो चेन का लेंथ खत्म हो गया तो वहां पे एरो रख दिया। बट ये जो बाउंड्री पॉइंट है, पोजीशन है, तो उन सबको मार्क करने के लिए हम रेंजिंग रॉड का करते हैं। और जनरली ये 2 से 3 मीटर का होता है। और कई बार बहुत ज्यादा लेंथ होता है तो वहां पे हमें थोड़े बड़े साइज के लेंथ के रेंजिंग रॉड की जरूरत पड़ती है। वहां रेंजिंग रॉड का जो साइज हो जाता है 4 से 6 मीटर के बीच में होता है, तो वहां पे हम उसको रेंजिंग रॉड ना बोल के रेंजिंग पोल भी बोलते हैं कई बार। बट जनरल जो टर्म है वो रेंजिंग रॉड ही हम बोलते हैं हर जगह। इसमें फ्लैग है एक स्क्वायर साइज का जिसका 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, नहीं 25 सेंटीमीटर का, हाँ 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर है एक फ्लैग। और रेड व्हाइट करके इसमें मेंशन किया रहता है, बैंड बना रहता है। और नीचे जो है वो मेटल सू रहता है, ये जमीन के अंदर डालने के लिए, इसलिए वो हो जाए। और ये जो पूरा होता है ये वुडन होता है। नेक्स्ट आते हैं ऑफसेट रॉड पे। सेम एज इट इज जैसा ये रेंजिंग रॉड है, सेम एज इट इज होता है ऑफसेट रॉड। अंतर ये है कि यहाँ पे एक फ्लैग होता है और यहाँ पे एक छोटा सा हुक होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक हुक बना हुआ है, बस यही अंतर है ऑफसेट रॉड और रेंजिंग रॉड। ऑफसेट रॉड ऑफसेटिंग जब करेंगे तो थोड़ा सा यूज होगा वहां पे। ऑफसेटिंग में हम राइट एंगल वगैरह मतलब लेते हैं, जहाँ ये ऑफसेटिंग का यूज मोस्टली तब करते हैं जब ऑब्स्टेकल आ जाता है बीच में। कुछ मैंने बताया हुआ था कि बीच में कुछ आ जाएगा, मान लो स्ट्रेट में करना है तो फिर दिक्कत होगा। हम आगे पढ़ेंगे इनडायरेक्ट सर्वेइंग में इनडायरेक्ट रेंजिंग करना होता है, फिर ऑफसेटिंग करना होता है। तो इन सब में फिर हम देखेंगे कि वहां पे राइट एंगल लेकर और फिर हम दूसरे तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं, तो वहां पे यूज होगा ऑफसेटिंग का। फिर लास्ट एक है पेग्स। पेग जो होता है वो टिम्बर मतलब वुड का बना होता है। इस तरह का कुछ पेग, यहाँ पे फिगर नहीं बनाया गया है, इस तरह का कुछ पेग बना होता है। मैं ठीक से बना नहीं पा रहा हूं पेन से। कुछ इस तरह का पेग होता है, ठीक है। इसकी लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर से
60 सेंटीमीटर के बीच में होता है, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में होता है। पिन के तरह इसका काम करेंगे। जब हम मान लो कहीं पे पिन लगा सकते हैं, कहीं पैग लगा सकते हैं। पिन स्टील का होता है, ये जो होता है टिम्बर का, मतलब वुड का होता है, वुडन होता है। इसमें एक चीज मेंशन नहीं किया गया है बुक में, जो हम इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट में नाम है प्लम बॉब का। प्लम बॉब भी कुछ इस तरह का होता है, जो कि एक थ्रेड से कनेक्टेड होता है। वर्टिकल पॉइंट को हमें परफेक्टली वर्टिकल पॉइंट को हमें शो करने के लिए, बहुत ज्यादा यूज नहीं है चेन सर्वेइंग में, लेकिन जहां पे स्लोप पे चेनिंग वगैरह करेंगे तो वहां पे हमारा प्लम बॉब का यूज होता है। आगे प्लम बॉब का बहुत ज्यादा यूज होगा जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, जैसे थोडोलाइट हो गया, लेबलिंग हो गया, तो वहां पे बहुत ज्यादा प्लम बॉब का यूज होता है। प्लम बॉब एक थ्रेड से लगा होता है और नीचे एक वेट होता है, और यहाँ एक पॉइंटेड, नीचे पॉइंटेड रहता है। तो इसको हम एक मान लो एयर से हमें वर्टिकल पॉइंट मापना है, ये ग्राउंड लेवल है, और हमें इस लाइन, इस पॉइंट को इस ग्राउंड पे देना है, तो पूरा वर्टिकली फिर ये यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता है। तो ये चीज यूज होता है स्लोप वगैरह में, चेन सर्वेइंग में। बाकी आगे बहुत यूज है। आगे बढ़ते हैं। ये सब चेनिंग के हो गए, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब चेनिंग में यूज होगा। चेनिंग भी चेन सर्वे का एक पार्ट है। और अगले जो होता है ऑफसेटिंग में, जो कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जो शुरुआत में मैंने बताया था, वो है ऑप्टिकल स्क्वायर टेप, तो हर जगह यूज है। इसके अलावा क्रॉस स्टाफ और ऑप्टिकल स्क्वायर, इन दोनों का क्या यूज है कि परपेंडिकुलर मापने के लिए। मान लो ऐसे तो मैं एंगल यहाँ पे नहीं मेजरमेंट करना है बिल्कुल भी, लेकिन मान लो कोई ऐसा कंडीशन आ गया कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है और बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ गया, तब तो हम सीधा मेजरमेंट कर नहीं सकते और ना ही हम एंगल मेजरमेंट कर सकते, क्योंकि ये कॉम्पास सर्वेइंग नहीं है। तो हमें कुछ ना कुछ रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे कि क्रॉस स्टाफ और ऑप्टिकल स्क्वायर दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम परपेंडिकुलर माप सकते हैं, 90 डिग्री पता चल जाएगा। तो यहाँ से ऐसे करके 90 डिग्री माप लिया, फिर यहाँ से ऐसे 90 डिग्री माप लिया, फिर यहाँ से ऐसे 90 डिग्री माप लिया, तो हम 3 बार 90 डिग्री माप के हम अपना काम कर सकते हैं। तो वहां पे बहुत यूज हो जाता है इन सब चीजों का। जहां पे ऑब्स्टेकल वगैरह आ जाता है तो फिर हम 90 डिग्री इनडायरेक्ट रूप से मेजरमेंट कर लेते हैं। हम ये सीधा ना माप के यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ये हम यूज हो जाता है। और ये दो इंस्ट्रूमेंट है, क्रॉस स्टाफ और ऑप्टिकल स्क्वायर। नेक्स्ट पेज में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्रॉस स्टाफ और ऑप्टिकल स्क्वायर का क्या है। क्रॉस स्टाफ भी दो तरीके होता है, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, बस जानना है कि आपको ओपन क्रॉस स्टाफ और फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ में भी, ओपन वाले में भी वुडन और मेटल है, ये और ये। इसमें जो है हॉर्स शू है, हॉर्स शू हेयर रहता है। तो ये वाला जो है, यहाँ से हम देख पाते हैं कि ये 90 डिग्री पे, मान लो एक डायरेक्शन ये देख लिया तो दूसरा डायरेक्शन इस टाइप से देख लिया, तो ये दोनों 90 डिग्री पे है तो हमें दिख जाएगा, तो ये 90 डिग्री पे है। इस तरह से ये वर्क होता है। बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं जानना है, बस जानना है कि क्रॉस स्टाफ है क्या। ये फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है। एक साइड मान लो इस तरह से देख लिया तो दूसरे साइड फिर इस टाइप से देख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं ऑप्टिकल स्क्वायर पे। ऑप्टिकल स्क्वायर में कुछ प्रिज्म वगैरह बना रहता है जिसे हम देखते हैं, एक साइड दूसरे साइड को देख के। फिर क्या होता है कि इसमें दो प्रिज्म जो होते हैं बने हुए रहते हैं। तो ये आपको दो, मान लो फ्लैग आप देख रहे हो, रेंजिंग रॉड देख रहे हो दो साइड का, और आपको 90 डिग्री पे दिखाना है। तो एक रेंजिंग रॉड अगर इधर, मतलब एक रेंजिंग रॉड को आप रेफरेंस रेंजिंग रॉड रखो जिसको आप मिडिल में, प्रिज्म के मिडिल में दिख रहा है, तो दूसरा रेंजिंग रॉड जो आपको 90 डिग्री पे रखना है, अगर उसके ठीक नीचे आ रहा है, मान लो ये मिडिल पॉइंट पे ऊपर में है, ऊपर वाले प्रिज्म में, और नीचे वाले प्रिज्म में भी वो ठीक नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये करेक्ट पोजीशन है, दोनों 90 डिग्री पे है। और ये अगर मतलब फिक्स पोजीशन इधर उधर राइट लेफ्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री पे नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग वगैरह में ये इसका यूज होता है जहां पे 90 डिग्री हमें करना है। तो इतना ही था आपके लिए, ये सब आपको चेनिंग में यूज होता है। मैं फिर से एक बार इसको रिव्यू कर देता हूं जल्दी से।
सबसे पहले हमने देखा चेन दो तरह के होते हैं, 20 मीटर और 30 मीटर। 20 मीटर में 100 लिंक होते हैं, 30 मीटर में 150 लिंक होते हैं। ये आपको ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में आएंगे। फिर आते थे एरो पे। चेन का भी दूसरा टाइप था नॉन मैट्रिक चेन, जिसमें गंटर्स चेन और इंजीनियर चेन बोलते हैं उसको। इंडिया में यूज नहीं होता है लेकिन आपको जानना चाहिए। गंटर्स चेन का लेंथ होता है 66 फीट और इंजीनियर चेन का लेंथ होता है 100 फीट। उसके बाद हमने देखा कि एरो क्या होता है। एरो एक रिंग टाइप का बना होता है, ऊपर में पिन होता है, चेनिंग पिन बोलते हैं इसको, और ये 40 सेंटीमीटर का होता है। हम चेनिंग जब करते हैं तो वहां पे यूज करते हैं। फिर टेप है, टेप का हम यूज ज्यादातर करते हैं कम लेंथ के लिए। 20 मीटर और 30 मीटर का चेन जो है वो फिक्स है। इसके अलावा अगर हमें थोड़ा बहुत और करना है, मान लो मापना है, तो वहां पे हम टेप का यूज कर लेंगे। फिर रेंजिंग रॉड है। रेंजिंग रॉड में क्या करना है, रेंजिंग के टाइम पे हमको यूज करना है बाउंड्री वगैरह को शो करने के लिए। और ये बना होता है बम्बू का बना होता है, वुडन, बम्बू, वुडन और भी कोई मटेरियल भी यूज होते हैं। मोस्टली ये जो होते हैं ये 2 से 3 मीटर के लेंथ के होते हैं। 20 सेंटीमीटर पे व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बैंड बना होता है, और रेड भी हो सकता है ब्लैक के बदले। नीचे मेटल शू होता है, ऊपर फ्लैग होता है। ऑफसेट रॉड होता है। ऑफसेट रॉड में एक हुक जैसा बना होता है, वहां पे फ्लैग नहीं होता है। दोनों में अंतर यही है। पैग्स, जैसे पिन है वैसे पैग्स है। पैग्स वुडन होता है, पिन जो होता है स्टील का होता है। उसके बाद हमने देखा क्रॉस स्टाफ क्या है, ऑप्टिकल स्क्वायर क्या है। दोनों परपेंडिकुलर मापने के लिए है। ठीक है, तो बस इतना ही था आपका इंस्ट्रूमेंट चेन सर्वेइंग में। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो हम फिर ऑपरेशन में आएंगे कि चेन सर्वेइंग में कौन कौन से ऑपरेशन यूज होते हैं। मतलब ऑपरेशन मतलब कहने का मतलब है कि प्रोसेस, कि कौन कौन कैसे कैसे हम चेन सर्वेइंग करते हैं। तो वहां पे हम देखेंगे कि पहले हम रेंजिंग करके देखेंगे, फिर चेनिंग करेंगे, फिर ऑफसेटिंग करेंगे। 3 ऑपरेशन होते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या करना है। तो फिर यहीं पे मैं एंड करूंगा। एंड करने से पहले वीडियो में मैंने असाइनमेंट दिया था। होप करता हूं कि सभी ने असाइनमेंट किया होगा। इस वीडियो का असाइनमेंट आपका है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। और असाइनमेंट जो है गूगल शीट पे आप कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स पे भी आप मेंशन करके आंसर दे सकते हो। मान लो गूगल शीट खोलने में किसी को दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल शीट होता है, तो वहां पे आप जाके ओपन कर सकते हो। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में इजीली आप बता सकते हो, इसका आंसर दे सकते हो। आपके लिए इजी है। अगर आप फॉलो करते रहोगे, पूरा वीडियो देखोगे और उसका असाइनमेंट करते चलोगे, तो आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर होता चला जाएगा। जितना मैं असाइनमेंट में देता हूँ, बाद में मान लो कभी रिव्यू करना है तो तुरंत 2 मिनट में आप रिव्यू कर लेते हो। तो असाइनमेंट में आज का आपका क्वेश्चन है, पहला तो है व्हाट इज चेन सर्वेइंग, और दूसरा है नेम सम इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन सर्वेइंग एंड एक्सप्लेन 2 मेन इंस्ट्रूमेंट्स। कोई 2 इंस्ट्रूमेंट को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। सारे इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखिए और 2 इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यही था आपका आज का असाइनमेंट। 4 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन चेन सर्वेइंग क्या है, दूसरा क्वेश्चन नेम बताइए इंस्ट्रूमेंट का, तीसरा क्वेश्चन में मतलब 2 पार्ट आ गया कि कोई इंस्ट्रूमेंट का एक्सप्लेन कर दीजिए, चाहे वो चेन हो या फिर टेप हो या फिर क्रॉस स्टाफ हो, कोई भी आपकी मर्जी। तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूं। और आप वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके लिए यूजफुल है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो यहीं पे मैं एंड करता हूं। थैंक यू, जय हिंद।